नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग चल रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। इस युद्ध के मंच पर दो किरदार हैं। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो सौगंध खा चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मिटाकर ही दम लेंगे। दूसरी तरफ खुद आयतुल्लाह खामनेई हैं, जो अपने अहंकार की जंजीर को जकड़े हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल यह कि क्या इजराइल और ईरान की यह जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या यह लड़ाई अब न्यूक्लियर टर्न लेने वाली है? आज इसी पर एक बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है। इजरायली सेना ने ईरान में एक बार फिर भीषण प्रहार किया है। IRGC, जो कि ईरान की सेना का मुख्यालय है, IRGC जो वहां की जो सबसे बड़ी सेना है उसका मुख्यालय, उस पर भीषण एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। यानी सेना के मुख्यालय को ही धुआं कर दिया। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद IRGC मुख्यालय कुछ इस तरह तबाह हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। और ईरानी नौसेना मुख्यालय पर हमला हुआ है। यानी एक तरफ IRGC के हेडक्वार्टर पर, उसके बाद वहां की नेवी को भी नहीं छोड़ा है IDF ने। ईरानी नेवी के मुख्यालय पर हमला, इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। इजरायली हमले में ईरान की नेवी का दफ्तर खाक हो गया है। तो पहले IRGC का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और उसके बाद नेवी का हेडक्वार्टर भी यहां पर तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, ये ईरान की नेवी का हेडक्वार्टर है, जिसको कुछ इस तरह से धुआं कर दिया, धुआं उड़ा के रख दिया, एकदम तबाह कर दिया नेवी के हेडक्वार्टर का। ये देखिए, ये है ईरान की नेवी का दफ्तर। यानी पहले IRGC, जो कि ईरान की जो सबसे मुख्य सेना है, उसका हेडक्वार्टर, और उसके बाद वहां की नेवी का, नौसेना का दफ्तर इजराइल ने कुछ इस तरह से अटैक करके तबाह कर दिया। वो एक तरफ IRGC का हेडक्वार्टर, दूसरी तरफ नेवी का दफ्तर। इजराइल ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है ईरान की, सबसे अहम, चाहे वो ऑयल डिपो हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे सेना के मुख्यालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, उन सबको निशाना बनाया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिर ईरान और इजराइल की ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी? ये क्या रूप लेगी? ये वर्चस्व की जंग है मिडिल ईस्ट में, या उससे भी कहीं ज्यादा? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस सब सवालों के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने पैनल से। लेकिन 3 दिन से ईरान और इजराइल पर बेहिसाब बारूद बरस रहा है, बेहिसाब। शुक्रवार से अब तक इजरायली हमले में ईरान के कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान में 225 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ से इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का बारूद, और दूसरी ओर से ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के विस्फोट। पिछले 3 दिनों के दौरान इजरायली हमले से ईरान में करीब 225 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट किया है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के चौथे बड़े शहर तबरीज में IRGC हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे नई एयर स्ट्राइक में ईरान की राजधानी तेहरान दहल गई। इजरायली वायुसेना के विध्वंसक प्रहार से ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और कई ईरानी मिसाइलें बर्बाद हो गईं। ईरान के शिराज में IDF का बड़ा हमला हुआ। टारगेट पर थी रडार सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री। इजरायली हमले में ईरान की फैक्ट्री तबाह हो गई। तेहरान से बुशहर तक ऑयल ठिकानों पर हवाई हमलों से ईरान में हड़कंप मच गया। तेहरान के सबसे बड़े शाहरान ऑयल डिपो में हमले से भीषण आग लग गई और 11 कंटेनरों में 260 मिलियन लीटर तेल भस्म हो गया।
ईरान के गैस फील्ड और पाइपलाइन पर भी इजराइल ने भारी बमबारी की है। इजराइल ने शहर एरे तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया। इजराइल ने ईरान के ऑयल ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। तो जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अपनी सबसे नई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से तेल अवीव में इजराइल का हथियार डिपो तबाह हो गया। उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ। ईरान के हमलों से इजराइल का हाइफा शहर भी दहल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए किस तरह से ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दिनों में इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और ये जो 4 लीडर्स इस वक्त आपको दिख रहे हैं सामने हमारे, ये सबसे मुख्य किरदार हैं इस वॉर के। इसके बारे में बात करने के लिए कौन कौन हमारे साथ है पैनल में? मेरे देखिए यहाँ पर, मेरे राइट में यहाँ पर आपको दीपक जी दिख रहे हैं, दीपक वोरा, पूर्व राजदूत। उनके बगल में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जनरल सिवाज, जो कि यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और एयर कमांडर अश्विंदर सिंह बैल हमें आज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो 4 किरदार हैं, ये कितने अहम हैं इस वॉर के, इसके बारे में बात करेंगे। और सामने जो आपको वो विध्वंस दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियर विध्वंस जैसा एक यहाँ पर एनिमेशन आप देख रहे हैं, क्या इस वॉर में ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर की तरफ और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही, पहले ये देखिए, कुछ देर पहले ईरान की एक बहुमंजिला इमारत पर हमला हुआ है। इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है और बमबारी में इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इमारत के मलबे में कई लोग फंसे हैं। तो ईरान को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर आई है। ये देखिए, ये है वो इमारत। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। आप देखिए इंटेंसिटी इस हमले की, कितनी बड़ी इमारत है जिसको तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया इजराइल ने। और जो इजराइल का प्रिसीशन अटैक हमने देखा गाजा में, ठीक वैसे ही अटैक यहां पर ईरान में दिख रहा है। उसको जहां मारना है, जिस इमारत पे मारना है, बड़ी आराम से वो मार रहा है और कुछ इस तरह से उसको तबाह कर रहा है। तो तेल अवीव से भी एक तस्वीर आई है। तेल अवीव में भी लगातार नुकसान हो रहा है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में आयरन डोम को चकमा देते हुए गिर रही हैं। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर आई है, देखिए आपके सामने लाते हैं हम। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में भीषण आग लग गई है। राजधानी है इजराइल की, रिहायशी इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइल। और उसके बाद कुछ यूं तस्वीर सामने आई, आग का बवंडर, आग का गुब्बारा कुछ यूं दिखा तेल अवीव में। नुकसान दोनों तरफ है। अब ये किसको कम है, किसको ज्यादा, ये आने वाले दिनों में लोग तय करेंगे। लेकिन ये वॉर, ये इजराइल और हमास की वॉर नहीं है। इस बार सामने एक ऐसा यहां पर दुश्मन है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। देखिए एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले का एक और वीडियो आया है सामने, वो दिखाते हैं आपको। मिसाइल से किया गया था ये हमला। रिहायशी इलाकों पर गिरती दिखी हैं मिसाइलें। और ये देखिए तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिखाइए पीछे विजुअल दिखाइए। ये देखिए, ये विजुअल्स है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे ईरान इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आसमान को चीरते हुए मिसाइलें कुछ इस तरह कदर गिर रही हैं इजराइल में भी कि वहां भी लोगों को अब बंकर में जाना पड़ रहा है, लेकिन उनके घर चपेट में आ रहे हैं इन हमलों के। और मिसाइलें गिरती बाकायदा दिख रही हैं। इस विजुअल को देखिए, आसमान से मिसाइल आ रही है और घरों को हिट कर रही है कुछ इस तरह। ये रियल विजुअल है, ये ईरान के मारे के मिसाइलों के और रॉकेट्स के विजुअल है। लेकिन इस पर बात करने के लिए, जैसा मैंने बताया आपको, एक बड़ा ताजाना है। जनरल सिवाज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर। जनरल सिवाज, ये क्या हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हमले इस बार दोनों के लिए सबसे बड़े टेस्ट हैं? इजराइल के लिए भी क्योंकि इस बार ईरान जैसा अपोनेंट है, और ईरान के लिए भी क्योंकि वहां पर अब मिडिल ईस्ट में उसका वर्चस्व खतरे में। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, एक चीज देखनी पड़ेगी। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी दोनों देशों की कंपेयर करें और स्पेशली जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर, तो इसके अंदर इजराइल बहुत आगे है ईरान से। और उसकी वजह 2-3 है। एक तो ये सच्चाई है कि जो इजराइल है उसका जो बेसिकली मोसाद है, जो कि सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है ईरान के अंदर कम से कम 1000 से 2000 उसके एजेंट।
दूसरा है कि उसके पास खुद बहुत ही आधुनिक हथियार है, और तीसरा उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने उसके F-22 रैप्टर, F-35 और उसके बाद बेस्ट ऑफ मिसाइल सिस्टम दिए हुए हैं। और अगर आप ईरान का देखें तो ईरान की दो बड़ी खुसूसियत है कि ईरान की जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है फतह, जो हाइपरसोनिक है, वो एक उसके प्लस पॉइंट है। मगर उसके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लंबी लड़ाई लड़ सके, क्योंकि आज वो अकेला है, उसको कोई खास सपोर्ट ना चीन से मिली ना रूस से मिली। अगर जिस प्रकार से ये लड़ाई अभी तक चली है उसमें ऐसा लगता है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है कि 2-3-4 दिन के अंदर जो पहले क्या हुआ है, जो सटीक हमले इजराइल ने किए, तो उसने सबसे पहले उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी इस पर आएंगे, बात करेंगे। लेकिन देखिए एक और मुझे जल्दी से यहाँ पर जानकारी लेनी है। मैं दीपक वोरा जी आपसे जानना चाहता हूँ, एम्बेसडर वोरा, ईरान और इजराइल में कौन कम कौन ज्यादा ये लोग तय करेंगे, लेकिन अब तो बात ये होने लग गई है कि एक बार फिर से ये दुनिया, वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल गया था रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद, लेकिन वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है ये दुनिया इस वॉर के बाद। क्या आप इस बात को मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, और सीखता हूँ जनरल साहब से और बहल साहब से। दे आर आउटस्टैंडिंग। सवाल यह है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ, पहले विश्व युद्ध जिसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, 35 देश लड़े थे, दूसरे में 60 के लगभग थे। हम दोनों में पार्टिसिपेट किए कि हम कॉलोनी थे, हमारे बच्चे वहाँ गए थे, शहीद हो गए थे। अब जो वर्ल्ड वॉर जो है सर, लैटिन अमेरिका में किसको परवाह पड़ी है कि इजराइल ठोक रहा है इन लोगों को? अफ्रीका में किसको लेना देना है इनके साथ? क्यों लड़ेंगे वो लोग? ये वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, देयर इज नथिंग इन इट। वर्ल्ड एट वॉर, यार वॉर इन द वर्ल्ड की हो सकता है, वर्ल्ड वॉर की बात मत करिएगा, नॉट एट ऑल। सेकेंडली, न्यूक्लियर वेपन्स की लोग बात कर, जी न्यूक्लियर हथियार, किसके साथ न्यूक्लियर हथियार? इजराइल के पास हम सबको मालूम है न्यूक्लियर हथियार है, क्यों ईरान के पास है ही नहीं। अगर उनको प्रिवेंट करने के लिए तो सारा कुछ इजराइल ने किया। क्या रूस भेजेगा न्यूक्लियर हथियार? रूस तो खामोश है। और मैं बताता हूं सर, ट्रंप और रूस की बात हुई थी ना, पुतिनस्की और ट्रम्पिंस्की की क्या बात हुई है, मैं बता भी देता हूं सर। माय असेसमेंट आफ्टर 52 इयर्स इन डिप्लोमेसी, उसने बोला होगा पुतिन ने, देख टाइगर, तू ज्यादा शोर मत मचा, यूक्रेन को मुझे वो करना है न्यूट्रलाइज, वो मैं कर रहा हूं, तू पीछे हट जा, और जहां तक वहां ईरान तेरा दुश्मन है वहां मैं कुछ नहीं करूंगा, जितना ठोकना है ठोक दे, और ये फिर जंग वहां पर शुरू होगी। चीन, अरे अच्छा है कि अगर वहाँ पे किसी तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, ईरान कोई बेवकूफ़ी करके अटैक कर दे अमेरिकन एसेट, ईरान तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन शिप्स जो वहाँ, एवरी अमेरिकन शिप जो गल्फ में है, दैट इज वन लेस अमेरिकन शिप इन द साउथ चाइना सी। उसका ये इंटरेस्ट है। हमारा क्या इंटरेस्ट? दोनों मेरे दोस्त हैं भाई, आप शांति करिए। पीएम साहब ने पुतिन से कहा था ये जंग का दौर नहीं है, शांति का युग है, यही चीज उन्होंने देते नहीं। ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन इस बीच देखिए लगता नहीं कि दोनों मानने को तैयार है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के भीषण हमलों के बाद परमाणु युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। अगले 24 घंटों में अगर ये जंग नहीं थमी तो ईरान और इजराइल के बीच बारूदी टकराव एटमी जंग में बदल सकती है। फिलहाल ईरान के निशाने पर इजराइल के बड़े न्यूक्लियर सेंटर हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिशोध से भरा फरमान जारी करते ही इजराइल के रिहायशी इलाकों में ईरान ने मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। तेल अवीव से लेकर हाइफा पोर्ट तक दहल उठे। अब ईरान के टारगेट पर इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर है। ईरान इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स को अपनी मिसाइलों की मार से छोड़ने वाला नहीं है। इसका सबूत उसने इजराइल के रेहोवोत में वेजमन रिसर्च सेंटर पर हमला करके दे दिया। वेजमन रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े शोध होते हैं। यहां मिसाइलों से तबाही मचाकर ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लिया और इजराइल में बारूदी बवंडर मचा दिया। ईरानी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य मोज्तबा जरी ने भी इजराइल को वार्निंग देते हुए कह दिया है, अब दुश्मन के परमाणु केंद्र डिमोना पर हमले करने का समय आ गया है। उन्होंने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, हम 2 टन वजनी वॉरहेड से उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान ने अगर इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो सबसे पहले इजराइल के 7 न्यूक्लियर ठिकाने तबाह होंगे। पहला होगा नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना, जो इजराइल का सबसे अहम परमाणु सेंटर है। दूसरे नंबर पर होगा एलाबुन, जो कि इजराइल का दूसरा बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है।
इसके अलावा जिन सेंटर्स को ईरान निशाना बना सकता है उनमें कफर जेखारिया, नहाल सोरेग, योदफा, तिरोश और राफेल हो सकते हैं। इजराइल ने जब से ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला है तभी से ईरान बौखलाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ईरान की धमकी से बेपरवाह है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने ईरान को चेतावनी दी कि इजराइल में ध्वस्त हुई एक इमारत के बदले ईरान में 100 इमारतें खाक में मिल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो न्यूक्लियर वॉर हो ना हो, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट जरूर निशाने पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल का बड़ा हमला। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट देखिए, इजराइल ने किया मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्लांट के बाहर किसी तरह का विकिरण या रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, यह IAEA ने कहा है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, ईरान ने हमला होने की बात कही है, सीमित नुकसान होने का दावा किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी सामग्री उसने हटा दी है, रेडिएशन होने की कोई संभावना वहां पर दिखती नहीं है। नातांज न्यूक्लियर प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हुआ है। नातांज सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का। अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं है, सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए हैं। प्लांट के बाहर कोई रेडिएशन लीक की खबर नहीं है। तेहरान के मशहद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी हुई है। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ा इजराइल ने। तेहरान के मशहद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की है इजराइल ने। इजरायली सेना ने एयरपोर्ट को धुआं कर दिया है। एयरपोर्ट पर हमले के बाद आग लग गई है। आसमान में दूर से धुआं देखा जा सकता है। ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी फुल फ्रेम दिखाएंगे। ये देखिए, ऊपर ये काला धुआं दिख रहा है आपको। ये ईरान का राजधानी तेहरान का मशहद एयरपोर्ट है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर मुझे एक एयरप्लेन भी खड़ा दिख रहा है धुएं के ठीक सामने, आप देखिए। और वहां पर आग की लपटें दिख रही हैं, वहां पर ये धुआं दिख रहा है। बहुत दूर से ये विजुअल बनाया गया है। ये देखिए, दो विजुअल, एक थोड़ा पास से, एक बहुत दूर से, जिसमें आपको एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको घर भी दिखाई दे रहे हैं और वहां भी वो धुआं दिख रहा है ठीक उसी डायरेक्शन में जाता हुआ। और लेफ्ट साइड की तस्वीर देखिए, ये थोड़ी पास से बनाई गई तस्वीर है। यहां आप बहुत क्लियरली आग की लपटें भी देख सकते हैं। वहां पर आपको एक एरोप्लेन भी दिख रहा है जो वहां पर खड़ा है। ये कमोडोर इस्माइल जी, क्या स्ट्रैटेजी दिखती है इजराइल की? पहले आप मारते हैं वहां पर जो उनके जो स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है। आपने IRGC का हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने नेवी का हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने अब एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, आपने उनके रक्षा मंत्रालय को नहीं छोड़ा, आपने उनके कमांडर्स को नहीं छोड़ा। और ये 2300 किलोमीटर दूर से हमला हुआ है इजराइल का, ये पास से हमला नहीं है, वो भी इतना प्रिसिशन अटैक। ये क्या स्ट्रैटेजी दिखती है आपको इजराइल की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें अगर हम दो चीजें देखें, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज आती है कि डिस्टेंस 1800 से 2300 किलोमीटर के करीब आता है। तो इसका यह मतलब है कि ग्राउंड युद्ध तो हो नहीं सकता। तो ये युद्ध नहीं हो सकता तो दूसरा तरीका क्या? हवा से मारना है, ड्रोन से मारना है, मिसाइल से मारना है। और साथ में इन्होंने पहली बारी ये वाला भी टेक्निक इस्तेमाल किया है जो नॉन स्टेट एक्टर्स का टेक्निक होता है, जैसे कि किया गया था यूक्रेन ने बॉम्बर, रशियन बॉम्बर्स को अटैक करने के लिए। उस तरह का भी टेक्निक इस बार इस्तेमाल किया गया है। और ड्रोन्स को पहले ही ले जाके अंदर ड्रोन बेस के साथ रखते हुए उनके एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम्स को अटैक किया है और साथ साथ में क्रिटिकल टारगेट्स को भी अटैक किया। तो ये जो सोची समझी स्ट्रैटेजी है इजराइल की, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके 3 है। पहला था लीडरशिप, चाहे पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप हो या साइंटिस्ट हो। दूसरा था इसका कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, अभी आप देखिए नातांज का आपने बता दिया कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो ऊपर का हिस्सा था उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया, जो अंडरग्राउंड था उसमें अभी भी बचा हुआ है। और जो फार्दो है उसको मारना बहुत जरूरी है, पर लेकिन क्योंकि वो सबसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है, लेकिन वो कहां है? सैकड़ों मीटर अंदर है। उसको मारने के लिए अमेरिका को BLU-57 जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब देने पड़ेंगे। अब वो ये इन पे क्यों अटैक कर रहा है? IRGC पे किया, मिलिट्री लीडर्स पे किया, एयरफोर्स लीडर्स को खत्म किया, अब एयरपोर्ट पे क्यों? आपने सुना होगा कि चीन से भी रीसप्लाई आ रही है कुछ वेपन सिस्टम्स की, हमने वो रिपोर्ट और दूसरे देशों से भी। रशिया को तो खुद चाहिए इसलिए वो नहीं दे पाएगा, लेकिन उनके ये रीसप्लाई को बंद करने के लिए एयरपोर्ट्स को हिट करना। और एयरपोर्ट पे देखिए उन्होंने फ्यूल को हिट किया। इतना बड़ा धुआं जो है वो सिर्फ फ्यूल डंप जब ब्लो करता है या ऑयल डिपो ब्लो करते हैं वो ऐसा धुआं देते हैं। इतना काला धुआं, आग कम है, धुआं ज्यादा है। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इजराइल जो मर्जी कर ले, दोनों साइड नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100%। मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूं, डिप्लोमेसी के शब्दों में एम्बेसडर वोरा। नुकसान फिजिकल हो रहा है, नुकसान मॉनेटरी हो रहा है, नुकसान जानों का भी हो रहा है, लेकिन क्या इसमें
वर्चस्व की इस जंग में मिडिल ईस्ट में इजराइल ने ईरान की उस इमेज को तबाह कर दिया है जिसमें था कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क है, ईरान पर कोई अटैक नहीं कर सकता, ईरान जिसको चाहे नेस्तनाबूद कर सकता है। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। रेप्यूटेशनली ईरान खत्म हो चुका है, कोई नहीं खड़ा है उसके साथ, अकेला है। ना एक सिपाही इधर से आएगा ना एक सिपाही उधर से आएगा ईरान के साथ लड़ने के लिए। और ईरान की अब जो बहुत बड़ी फौज थी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, और ये वो बहुत कम लोग रह गए, लीडरशिप तो डिकैपिटेट हो चुकी है। तो ईरान हैज़ बीन एक्सपोज, पूरी तरह से उसको निवस्त्र कर दिया है कि इस मुल्लों में ताकत नहीं है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ सर कि 1970s में जब मैं उस एरिया से पास करता था, टेल अवीव और तेहरान के बीच में दिन में 2 या 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी बिटवीन ईरान एंड इजराइल, शाह के टाइम में। और यंग इरानियंस, यंग मेल इरानियंस जाते थे वहाँ की टेल अवीव के नाइट क्लब्स में शराब पीने, नाचने, महिलाओं के साथ दोस्ती करने। दे हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। लेकिन फिर ये मुल्ले आए, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा जो मानना है सर कि अब थोड़ा ही समय बचा है, ईरान घुटने टेक देगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये उसने साबित कर दिया कि हाँ अभी भी मेरे में क्षमता है। मैं ठीक है, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं। देखिए, आपने जो कहा उसके आगे एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। क्या ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है? पश्चिमी एशिया में उठे बारूदी बवंडर से वर्ल्ड वॉर की क्या शुरुआत हो सकती है? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के समर्थक देश इस जंग की आग में घी डालने वाले बयान दे रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। और ऐसे में रूस की आर्मी के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव का एक बयान इस बारूद में चिंगारी का काम कर सकता है। अलाउद्दीनोव ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमलों के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्रेमलिन से 10 लाख सैनिकों को विश्व युद्ध के लिए तैयार करने की मांग है। अब सवाल ये कि अगर इस युद्ध में रूस की एंट्री हुई तो फिर अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? तो इसका जवाब बहुत सरल है। अमेरिका इस युद्ध में पहले से इन्वॉल्व है। इजराइल को वो पहले से ही 300 हेलफायर मिसाइलें दे चुका है और तेल अवीव में एक्टिव अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर चुका है। उधर चीन भी ईरान के समर्थन में नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में वो ईरान पर हमले का कड़ा विरोध कर चुका है। तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल संकट की वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। ईरान के साथ रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ दे सकता है। इसके अलावा ईरान के पास पहले से उसके प्रॉक्सी संगठनों हमास, हिजबुल्ला और हूती की ताकत है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई देश इजराइल के साथ हैं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर जंग का दायरा बढ़ा तो अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो सकता है, नाटो को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो क्या ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 3 का डर है? जंग और बढ़ी तो यूरोप को टारगेट कर सकता है ईरान। वर्ल्ड वॉर 3 का ब्लूप्रिंट है ईरान इजराइल जंग, एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दावा किया है। बकिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी ग्लीज ने यह बड़ा दावा किया है। प्रॉक्सी के साथ मिलकर ईरान हमले कर सकता है, यह एंथनी ग्लीज ने कहा है। ईरान की तरह यूरोप में हो सकती है तबाही, एंथनी ग्लीज ने कहा है। ईरान इजराइल से संघर्ष कम करने की अपील कर चुके हैं कीर स्टॉर्मर। जंग भड़की तो यूरोप का डिजिटल संचार नेटवर्क खत्म कर देगा रूस, ये मिरर की एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया। लेकिन इसी बीच कुछ देर पहले ईरान में बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। GBU-32 जेडाम मिसाइल से इजराइल का हमला। इजरायली वायुसेना ने केरमान शाह में यह अटैक किया है। और एम्बेसडर वोरा हमारे साथ है। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और लेना चाहता हूं। एम्बेसडर वोरा, हम अभी ईरान की रेपुटेशन की बात कर रहे थे।
मैं उससे आगे का एक सवाल पूछता हूं, क्या यहां पर जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के अयातुल्लाह खामेनी, क्या वो अपनी इस रीन के या अपनी लीडरशिप के सबसे बुरे दौर से या सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं? 100%, क्योंकि अब जो उनको तमाचा पड़ा है करारा इजराइल से, वो क्या बताएंगे अपने लोगों को? अभी तक तो ये था कि आप लोग शारिया को फॉलो करिए, ये करिए, वो करिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा है ना सर, बहुत मार पड़ रही है उनको, और ये उनके लिए कमज़ोरी का वक्त है, क्योंकि उनकी ओवर द लास्ट 15 ईयर्स हल्के हल्के करके इजराइल कभी इसको तोड़ता है, कभी उसको तोड़ता है, कभी साइंटिस्ट को मारता है, कभी उस लीडर को मारता है। तो तैयारी बड़ी चल रही थी कि किसी तरह टाइम जब आएगा हम हमला करेंगे, और नेतन्याहू साहब का एक यहूदी कम्युनिटी का एक मकसद है कि हमें जिंदा रहना है। ईरान के एक सर, मैं बैठा हुआ हूँ डिनर पे इन खार्तूम, वो महमूद अहमदीनेजाद डिनर पे भाषण दे रहा है, इजराइल को जीने का हक नहीं है, वाइप इट फ्रॉम द मैप ऑफ द अर्थ, यहूदियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। आई वॉकड आउट। सर ये क्या बकवास कर रहा है? यू डोंट से दिस फॉर अदर पीपल, दिस द ईरानियन प्रेसिडेंट, आजकल जेल में बैठा हुआ, अच्छा हुआ। तो द रियलिटी इज कि वो लोग स्वीकार नहीं करते इजराइल को। इजराइल ने तो कभी नहीं कहा कि ईरान को मिटा दो। मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जनरल सिवाच, तो हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता, दोनों करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो ये रूस यूक्रेन की जंग तो है नहीं कि यहाँ पर आप अपने टैंक भेज देंगे, अपनी पैदल सेना भेज देंगे। तो फिर ये क्या वही ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट से ये वॉर लड़ी जाएगी? कब तक ऐसी वॉर सर्वाइव कर सकती है? 24 घंटे। देखो सच्चाई ये है कि गौरव, पहले तो अगर आप देखें जो अप्रैल में एक मुठभेड़ हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल ने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया था, और इसका भी फ़ायदा इस बार इजराइल ने किया है। और दूसरा, जो मोसाद के 1000 एजेंट चले गए, वहाँ से इस सटीक वार हुआ, क्या क्या डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, उसके साइंटिस्ट मार दिए टॉप 6 से 8, उसके बाद टॉप जनरल्स मार दिए, और उसके बाद जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर काफ़ी हद तक उन्होंने इम्पैक्ट किया है। और ये जो नटाज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये इनरिचमेंट होता है यूरेनियम। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये सोचना कि जो सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की बर्बाद होगी वो शायद नहीं है। उसके लिए B-2 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बंकर बस्टिंग जो बम है वो चाहिए, और उससे ही होगा। मगर एक बात सच्चाई है कि जो कॉम्बैट पावर का मैं बात कर रहा था, कि वो इतना फर्क पड़ गया है कि इजराइल बहुत आगे है ईरान से आज, और इजराइल को हेल्प मिली है अमेरिका से, और ईरान ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा। ईरान का एक ही पॉजिटिव है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी फतेह, मगर वो लिमिटेड हैं, वो उसने कम से कम 500 से 1000 यूज कर दी हैं। और जो आयरन डोम और उसके साथ पेट्रोइट और थर्ड टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक जो मिसाइलें आई हैं ईरान से, उनको वो एक प्रकार से नलीफाई कर पाया है। अगर ये लड़ाई का फैलने का एक ही तरीका है, अगर ईरान गलती से भी अमेरिका की बेसिस जो हैं, जो 8 परमानेंट है और 10 के करीब नॉन परमानेंट है, उन पे हमला कर देगा, तो फिर ये लड़ाई फैलेगी, फिर अमेरिका डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो ये लड़ाई नहीं फैलेगी, और ये लड़ाई अगले 4-5 दिन में बंद होने के चांसेस है। उसकी वजह क्या है? ईरान भी क्लेम कर रहा है विक्टोरियस, ये वही है जैसे कि भारत नहीं कर रहा, ईरान मार भी रहा है सर। हाँ, नहीं, मार भी रहा है। इजराइल ने जब ईरान के परमाणु सेंटर्स को टारगेट किया, तो उसने सोचा नहीं होगा कि ईरान भी इतनी बुरी तरह हिट करेगा। गौरव, ये बात तो ठीक है। मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि ईरान ने किस कदर इजराइल को हिट किया है, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइए सर। गुड आइडिया। ठीक है। इजराइल पर ईरान ने पिछले चंद घंटों में विध्वंसक जवाबी हमले किए। ईरानी मिसाइलों के घात प्रहार से इजराइल की राजधानी तेल अवीव और कई शहरों में दहन के दृश्य देखे। बारूदी विध्वंस की मौजूदा तस्वीरें और वक्त के पन्ने गवाह है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर इससे भीषण हमले अब तक नहीं हुए थे। ईरान जिस तरह से इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है, उससे साफ है कि वो अब इजराइल के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी कर चुका है। ईरान के जवाबी हमलों का ही ये असर दिखा कि इजराइल ने अब अमेरिका से भी ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल होने की अपील कर दी। इजराइल की तरफ से अमेरिका को एक आधिकारिक चिट्ठी लिखकर उससे जंग में उतरने को कहा गया। इसके बाद पेंटागन में एक आपात बैठक भी बुलाई गई।
अमेरिका ने फिलहाल भले ही जंग में उतरने से इनकार कर दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो जंग में उतर सकता है, क्योंकि अमेरिका को इस बात की टेंशन है कि ईरान ने अब अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी ने 14 और 15 जून की रात इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर जबरदस्त हमले किए। ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग में उतरेगा या नहीं, यह अगले कुछ घंटों में तय होगा। लेकिन इस बीच ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की भी धमकी दे दी है। ईरान की संसद सोमवार को एनपीटी से हटने के लिए मतदान करेगी। ऐसे में ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अब इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने के मूड में है। इसीलिए वो इजराइल के शहरों पर अपनी मिसाइलों से भीषण हमले कर रहा है और अमेरिका की धमकियों की भी परवाह नहीं कर रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वंश। तो इजराइल बना ईरानी मिसाइल का टेस्ट ग्राउंड। इजराइल पर ईरान कर रहा है अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट। ईरान नई मिसाइलों से हमला करके उनकी क्षमता का आकलन कर रहा है। इजराइल पर हमलों में नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा है। इजराइल पर हज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे का हज कासिम मिसाइल पर बड़ा दावा। हज कासिम मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड को भेजने में भी सक्षम है। तो अब सवाल यह है एयर कमोडोर एस बहल साहब कि ये जो मिसाइल है जिसको ईरान यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल को उसने मिसाइल टेस्ट ग्राउंड बना दिया अपनी मिसाइलों का, क्या कैपेबिलिटी है ईरान की और कितना इजराइल उस मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम दिखता है? अगर आप हमारे दर्शकों के सामने एक छोटी सी पिक्चर रख सकें। बिल्कुल। सबसे पहले कहूंगा जो कासिम की बात कर रहे थे हम मिसाइल की, वो 1400 किलोमीटर की रेंज है, इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं। या तो उसको उन्होंने एनहांस कर दिया उसकी रेंज या फिर उसकी कैपेबिलिटी है, पर उसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स हैं और साथ में मनूवरेबिलिटी की भी कैपेबिलिटी है, यानी कि आते टाइम वो मनूवर करके अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से इतना आसान नहीं इसको इंटरसेप्ट करने का। हालांकि 2 थाट सिस्टम है और बैटरीज हैं 2 थाट की, और साथ में अगर हम देखें एरो 3 जो कि 2400 किलोमीटर की रेंज से, और सबसे छोटा है आयरन डोम जो 70 किलोमीटर, और बीच में आती है आपकी दूसरे वेपन सिस्टम डेविड स्लिंग वगैरह। इन सबको अगर मिला भी ले हम, तब भी वो रोक नहीं पा रहे मिसाइल सिस्टम को। जब मैंने यही प्रश्न पूछा इजरायली एम्बेसडर से कल कि ऐसा क्या है कि वो नहीं रोक पा रहे, तो उन्होंने कहा 90% तो हम रोक पा रहे हैं, 10% नहीं रोक पा रहे, और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का 10% को नहीं रोक सकता। यानी कि अगर उन्होंने 150 मिसाइल छोड़ी हैं तो 15 मिसाइल तो हिट कर रही हैं, 15 से ऊपर ही होगी, 15 से 20। अब इमेजिन करिए इतना बड़ा खेप है इनके पास, 3000 तो वेस्टर्न कर रहे थे एस्टिमेट, लेकिन जहां तक वैसे खबरें आ रही हैं कि इनकी हजारों की संख्या में इनके पास अलग अलग टाइप में, नाम भी गिना दूं आपको, सिमोर्ग है, सेजल है, गदर है, शहाब है, 3-4, फतेह है, इमाद है, इतने सारे मिसाइल सुलेमानी के नाम पे भी एक मिसाइल है। हाँ जी, कासिम सुलेमानी के नाम पे भी एक मिसाइल। बिल्कुल। हाँ। और ये मिसाइल्स जब भी अगर वो कह रहे थे कि हम 1000 से 2000 के बीच में अगले 24 से 48 घंटे में कर देंगे, सोचिए 100 से 200 टारगेट सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे इजराइल के अंदर। हैफा में देखा आपने रिफाइनरी। मेरा एक सवाल है, फिर यहाँ पे मेरा एक सवाल है, और मैं सवाल जनरल सिवाज आपसे पूछता हूँ, एक छोटा सा जवाब। क्या नेतन्याहू के असेसमेंट में कोई गलती है? नहीं। क्या उनको नहीं पता था कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ईरान भी तैयारी कर रहा था, या वो तैयार थे इस नुकसान के लिए और ये नुकसान उनकी अपेक्षा के बराबर ही हो रहा होगा? एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। ये सच्चाई है कि इजराइल ने बहुत ढंग से अप्रिशिएशन की थी कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, उसका अभी जो डिफेंस सिस्टम कैसा है, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं। और ये सच्चाई है कि सबसे अच्छा वर्ल्ड का मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम भी 90% से ज़्यादा मिसाइलें नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके अंदर आपने यूज़ करा था S-400 को भी, आकाश तीर को भी किया था, बारक मिसाइल को किया, और ZU-23 ट्विन बैरल L-70 और एंटी ड्रोन। मुझे लगता है इजराइल ने भी वो सीखा है, उसने भी मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम किया, मगर फिर भी 10% के करीब वाकई मिसाइलें हिट किया है, और नुकसान टेलवीव को भी हुआ, इजराइल को हुआ, मगर जो नुकसान ईरान को हुआ है वो उससे 10 से 15 गुना ज्यादा है। और इजराइल ज्यादा हमले करता रहेगा तो ईरान ज्यादा देर अच्छे से जवाब दिया कि ये नुकसान 10 से 15 गुना ज्यादा है। लेकिन
इजराइल ने जितना नुकसान पहुंचाया है, क्या ये असेसमेंट किया था यहां पर ईरान ने भी? क्योंकि इजरायली हमले में तेहरान में कोहराम मच गया है। जी हां, इजरायली हमले में कई इमारतें तेहरान में तबाह हो गई हैं। इजरायली हमले में तेहरान में भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। तेहरान में गाजा जैसी तस्वीर दिख रही है कई जगहों पर, पूरे तेहरान में नहीं लेकिन कई जगहों पर गाजा जैसी इमारतें ध्वस्त की हैं इजराइल ने। अब ये सवाल है कि क्या इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ है या ईरान को? लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जैसे आपने देखा था कि गाजा में इमारतें ध्वस्त होती थी और लोग मलबों में अपनों को ढूंढते थे, वैसे ही तस्वीरें ईरान में दिख रही हैं। देखिए, एक बिल्डिंग बड़ी बस्ती में खली खली गिरा देता है इजराइल और आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक वैसा ही यहां पर तेहरान में मारा है इजराइल ने और कैसा नुकसान किया है आप देख सकते हैं। ये तेहरान की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में पानी की पाइपलाइन पर हमला कर दिया अब इजराइल ने, यानी अब पानी में नहीं पीने देगा। ईरानी ऊर्जा मंत्रालय ने इजराइल पर यह आरोप लगाया है, कहा इजराइल ने तेहरान में पानी की पाइपलाइन पर हमला किया। तो पहले तेल की रिफाइनरी पर हमला किया और अब पानी की पाइपलाइन पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने भीषण बमबारी ये की है। मैं एम्बेसडर वोरा, मुझे ये बताइए, ये क्या आपको लगता है कि कहीं से दुनिया की ताकतें इन दोनों देशों के बीच किसी सीज फायर के लिए यहां पर बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कोई यहां पर बातचीत चलती हुई दिख रही है? दुनिया की कोई ताकतें यहां मशगूल दिखती हैं या जो इंटेंसिटी है इस वॉर की अभी ये चलेगा? सीज फायर तो होनी लाजमी है। ये जो ठोक रहा है उनकी सिविलियन फैसिलिटीज को, गैस को बंद कर दिया, पेट्रोल बंद हो जाएगा, पानी पे हमला हो रहा है, एयरपोर्ट पे हमला कर दिया, बिजली पे करेगा, तो अल्टीमेटली लोग सड़क पे उतरेंगे सर कि क्या मिला है हमको ये जंग करके। एंड देन दे विल से कि अब इनफ, अब इस रेजिम को बाहर निकालो, दूसरी कौन है। एक सवाल मैं सिर्फ आपसे और कहना चाहता हूं सर, आपको याद होगा कैंप डेविड अकॉर्ड हुए थे 1978 इजराइल और इजिप्ट के बीच में। 67 में जानी दुश्मन थे दोनों, 73 में जंग हुआ, जानी दुश्मन थे। 5 साल के अंदर ये अकॉर्ड्स क्यों आ गए एकदम से? इजिप्ट में कौन सी ऐसी जानकारी मिल गई ऊपर से जन्नत से कि भाई साइन करो? क्योंकि उसको साफ पता लग गया था इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, कर लो जो करना है आपने। और एक के बाद एक ही अरब देश साइन करते जा रहे थे इजराइल के साथ। डार्लिंग अभी अब्राहम अकॉर्ड हो रहे थे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये इसलिए कि उनको पता है कि इजराइल एम्बिग्यूटी है बट इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स, हम कुछ नहीं कर सकते, अब दोस्ती करो उसके साथ। यही चीज अब इजराइल चाहता है। उसने अभी तक नहीं कहा, लेकिन अगर उसके व्यक्तित्व एग्जिस्टेंस पे खतरा होगा फिर शायद न्यूक्लियर ऑप्शन विल किक इन, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि ईरान को उसने खत्म कर दिया। सर फिर वो अभी तक हम देखिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी पूरी तरह से अमेरिका के रोल पे कोई बात नहीं की है। मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मुझे पीसीआर ये कह रहा है कि पाइपलाइन पर हमले की तस्वीर आ गई। दिखाइए जरा, वो पाइपलाइन पर जो हमला किया है उसकी तस्वीर आ चुकी है हमारे पास। पानी की पाइपलाइन पर हमला किया है। ये देखिए, ये पानी कैसे बहता हुआ ईरान में, ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि इजराइल ने ईरान की पाइपलाइन पर अटैक किया है। ये खुद ईरान के ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी है। और उसके बाद कैसे ये फटा है पानी का पाइप या पानी की पाइपलाइन, जो जाहिर सी बात है उनके लिए कमजोर न से, वरना इस तरह से वो नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल, और वो तस्वीरें यहाँ पर भी दिख रही हैं। चलिए, मैं इस पर अमेरिका के रोल की बात करूंगा क्योंकि मैं इसी सवाल पर जा रहा था, लेकिन तब तक ये तस्वीर आई और अब मुझे एक और रिपोर्ट आपको दिखानी है, उसके बाद अमेरिका पे बात होगी। दुनिया में युद्ध के नए नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन, फिर उसके बाद गाजा और इजराइल, उसके बाद देखिए फिर भारत और पाकिस्तान में कैसे टेंशन बढ़ी, और अब इजराइल और ईरान। अरब की जंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सवाल यह है कि वो कौन है जो इस जंग पर पानी की जगह पेट्रोल डाल रहा है। अरब में छिड़ी इस जंग का विलेन कौन है? जिस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर देने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 79वें और अमेरिकी सेना के 250वें जन्मदिन का जश्न वॉशिंगटन में शक्ति प्रदर्शन करके मनाया। ट्रंप ने इसी परेड में अमेरिका से दुश्मनी रखने वालों को बर्बाद कर देने की धमकी दी। ईरान की मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अपने अगले चरण में प्रवेश कर गया है, लेकिन इस युद्ध का विलेन कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अयातुल्लाह खामेनेई या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी है
कि अगर क्षेत्र में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। इससे पहले ईरान पर परमाणु डील करने का दबाव बनाते हुए ट्रंप ने कहा था ईरान को समझौता करना चाहिए इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। और इस धमकी के तुरंत बाद ईरान का जवाब दिया गया। इजराइल ईरान विवाद में पहले दिन से ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका अभी पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देखिए, ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका की वेट एंड वॉच पॉलिसी। अमेरिका बड़ा दिलचस्प किरदार है इस पूरी वॉर में। इजराइल की अपील, अमेरिका का जवाब। अमेरिका जंग में शामिल हो, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जंग में शामिल होना तय नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना जरूरी, यह कहा इजराइल ने, तो अमेरिका ने कहा यह हमारी जंग नहीं है। अरे तो किसकी जंग है ये? जंग पर अमेरिकी प्लान। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की तबाही तय है, और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, जब जंग में जाओ तो तबाही मचा दो, वो ये कह रहे हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका पर हमला हुआ तो हम विध्वंसक जवाब देंगे। मैं इस सवाल पर आप तीनों का कमेंट लूंगा, एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा। मजरब वोरा आपसे। अब मजरब वोरा, एक छोटे से जवाब में अगर आप मुझे बता सकें अमेरिका का रोल इस पूरी वॉर में। मार्को रूबियो कुछ कहता है, स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन कुछ कहता है। 52 साल डिप्लोमेसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर एस जयशंकर, द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जब विदेश मंत्री कुछ कहता है और स्पोक्समैन कुछ कहता है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। दैट्स इट सर। दे आर वेटिंग। और इराक का ये इतिहास का लेसन क्या है कि इतिहास का कोई लेसन नहीं है। इराक में क्या हुआ था, सदाम को निकाल दिए, तोड़ दिया, और सर उनकी ऑयल वेल्स को कौन चला रहा है? अमेरिकन कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकन कंपनीज। ईरान का जब ये सब खत्म हो जाएगा, तेल तो है उसके पास, निकाल नहीं रहा अभी क्योंकि प्रतिबंध है, तेल कौन निकालेगा उसका? अमेरिकन कंपनीज। हथियार कौन बेचेगा? अमेरिकन कंपनीज। रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज। ये हम सोच सकते हैं एक अमरो एस बहल कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग हो सकते हैं, वो भी इतने क्रूशियल मोमेंट पर जहां दोनों का दुश्मन कॉमन हो? बिल्कुल नहीं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दो मिनट का मुझे समय दीजिएगा। ट्रंप सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ है और होता कुछ और है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें ट्रंप का जो मेन एम है वो आपने वोरा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था आपको। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप रशिया यूक्रेन का देखें, वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर मैं युद्ध बंद करवा दूंगा, पर उसके बाद हुआ क्या? हो गया, उन्होंने 242 मिलियन डॉलर अभी मई के अंदर दिए हैं, 30 मिलियन डॉलर, और किसी को पता नहीं चला। यानी कि 272 मिलियन डॉलर का मिलिट्री एड दिया है अमेरिका ने यूक्रेन को, ताकि वो लड़ते रहे आगे। और उसके बाद अब इधर देखिए, गाजा के अंदर भी जो चल रहा है, या फिर गाजा में वो उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते थे, और उधर जो चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और जो डील, न्यूक्लियर डील वो करना चाहते थे, क्रेडिट चाहते थे उसका कि किसी तरीके से वो हो जाए। लेकिन जब वो देख रहे थे कि एनरिचमेंट के इशू के ऊपर ये बात बन नहीं रही है, उनकी ग्रीन लाइट के बिना इजराइल ये अटैक कर ही नहीं सकता। फिर एक सवाल है, ग्रीन लाइट ही है यहां पर, या ग्रीन लाइट से कहीं आगे जाकर जनरल सिवाच इजराइल को अमेरिका ने मदद दी होगी, चाहे वो थार्ड है चाहे कुछ दूसरे हथियार है? जनरल सिवाच, देखो सच्चाई ये है कि अगर आपको ये लग रही है कि इजराइल वर्सेस ईरान लड़ाई है, मगर ये इजराइल वर्सेस ईरान नहीं है। अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है। सारे हथियार देखो, एयरक्राफ्ट अमेरिका ने दिए हैं, थर्ड सिस्टम पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया, उसका जो इंटेलिजेंस और सैटेलाइट है वो भी अमेरिका दे रहा है। ये सच्चाई, अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में। उसको ये पूरा का पूरा यहाँ से 70% ऑयल जाता है, ये इनको कंट्रोल करना चाहता है। और जितनी लड़ाई फैलेगी उतने अमेरिका के हथियार बिकेंगे। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो फायदा रशिया यूक्रेन लड़ाई में हुआ, वो सबसे ज्यादा अमेरिका को फायदा है। तो अमेरिका की ये ड्यूअल पॉलिसी जो है, ये सच्चाई है। अमेरिका को एक चीज है इंपॉर्टेंट कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, ईरान किसी तरीके से न्यूक्लियर हथियार ना बढ़ाए। तीसरा, हथियार बिकें, और बिकेंगे तो अमेरिका की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को फायदा होगा। हथियारों का जिक्र किया जनरल सिवाच, हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ईरान और इजराइल के बीच की इस जंग में जैसे जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ये इस जंग को और विध्वंसक बना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए इस रिपोर्ट में देखिए।
आसमान से मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं और फाइटर जेट शहरों को बारूद से भस्म कर रहे हैं। इन घातक हथियारों से शहर के शहर धुआं धुआं हो रहे हैं, इमारतें खंडर बन रही हैं और जमीनें मलबे में दफन हो रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर बमबारी करके दहला दी। इजराइल से 200 फाइटर जेट उड़े। इसके बाद ईरान पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और बम गिराए गए। देखते ही देखते ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट भस्म हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अपने हमलों में सबसे ज्यादा एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इन मिसाइलों को इजरायली वायुसेना ने F-16D लड़ाकू विमानों से लॉन्च करके ईरानी रडार को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि ईरान पर हमलों के लिए इजराइल मिसाइलों के अलावा ड्रोन का भी सहारा ले रहा है। इसके अलावा उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। लेकिन ईरान ने जब इजराइल पर अपनी मिसाइलों से पलटवार किया तो कई जगहों पर इजराइल का एयर डिफेंस फेल भी हो गया। ईरान ने आधी रात इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले भी किए। इजराइल पर ईरान ने जिन मिसाइलों से हमले किए उनमें खैबर, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, सेजल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, कद्र, जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, इमाद, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, फतह, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और कासिम सुलेमानी, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने इजराइल के कई हमलों को इंटरसेप्ट भी किया। माना जा रहा है कि ईरान को रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम से ही इजराइल के हमले नाकाम किए गए। लेकिन इजराइल जिस तरह से ईरान को अब तक नुकसान पहुंचा चुका है वो अपने विध्वंसक हथियारों की ताकत के दम पर ही कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि ईरान ने किन मिसाइलों से अटैक किया है। पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अपने जनरल के नाम पर रखी गई मिसाइल का नाम कासिम सुलेमानी। सादिक 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। वो मिसाइलें जिनसे इजराइल में तबाही मचाई है ईरान ने, उनका नाम है इमाद। लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसकी रेंज 1500-1700 किलोमीटर तक है। जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है और शायद इसीलिए ये पकड़ में नहीं आ रही है आयरन डोम के या किसी भी एयर डिफेंस के। खैबर शिकान मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 1450 किलोमीटर है। स्पीड 4932 से 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की क्षमता है इसमें। शहाब 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। स्पीड 2.5 किलोमीटर लगभग प्रति सेकेंड। एक ही मिसाइल से 5 स्थानों पर हमला। गदर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर तक है। स्पीड 11113 किलोमीटर प्रति घंटा। फतेह हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल, रेंज 1200 से 1400 किलोमीटर तक। रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, 18000 किलोमीटर तक जा सकती है, 18500 किलोमीटर तक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, आईडीएफ ने ईरान की सरकार के एक और दफ्तर पर हमला किया है। देखिए एक बड़ी खबर, आईडीएफ ने एक और दफ्तर पर हमला किया ईरान सरकार के। छोड़ नहीं रही है कोई भी जगह इजराइल की सेना। आईडीएफ यानी ईरान इजराइल डिफेंस फोर्सेस। अब इमारत में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई है। इमारत के मलबे में कई लोग फंस गए हैं। ये देखिए, ये ईरान की सेना का दफ्तर है। ये ईरान की सेना का नहीं, ईरान की सरकार का दफ्तर है। सेना के दफ्तर तो पहले उड़ा चुकी है इजराइल की सेना। ये ईरान का एक सरकारी दफ्तर है, सरकार का दफ्तर है, जिस पर कुछ इस तरह से अटैक किया इजराइल ने। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ईरान के अलावा यमन में भी जंग का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों के सर्वनाश की कसम खाई है। लेकिन क्या एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ना इजराइल के हक में होगा? इजराइल के डबल अटैक से ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट घबराए हुए हैं, क्योंकि इजराइल अपने बारूदी हमलों के दौरान उन्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहता है। ईरान के साथ ही इजराइल ने हूती के खिलाफ भी तबाही की शुरुआत कर दी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही अपने एक और बड़े दुश्मन यानी हूती के मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल घमारी के खात्मे के लिए भी एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने यह हवाई हमला शनिवार रात यमन की राजधानी सना में किया, जहां हूती नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजरायली हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें हूती के कई बड़े कमांडर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के इस हमले में हूती को काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इसमें हूती का चीफ अल घमारी मारा गया या बच निकलने में कामयाब रहा। ईरान से टकराव के बीच इजराइल को हूती के हमलों की आशंका पहले से ही थी। इसी को देखते हुए इजराइल ने पहले ही हूती पर अटैक कर दिया। हूती ने इस बीच अपने लोगों से इजरायली हमलों से अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही हूती ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल को करारा जवाब देगा। इस बीच इजराइल पर हूती की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की भी खबर है। इजराइल और हूती के बीच टकराव अक्टूबर 2023 से चल रहा है। 2 साल पहले हमास पर इजराइल के जवाबी हमलों के बाद ईरानी प्रॉक्सी हूती ने भी हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने हूती का वजूद मिटाने की भी कसम खा ली।